नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश जिसमें आज मैं लंबे अरसे बाद एक किताब के साथ हूं। ये किताब जो इस वक्त आप देख रहे हैं जिसका नाम है रिफॉर्म नेशन। हर भारतवासी की ये कल्पना है, ये आकांक्षा है, ये उम्मीद है कि जो हमारा देश है वो और ज़्यादा आगे बढ़े, उसमें लगातार जो भी ज़रूरी सुधार हैं वो होते रहें। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर इस देश का सफ़र किस तरीके का रहा है, ये पूरी कहानी इस किताब में है, जिसके लेखक हैं गौतम चिक्रमाने सर, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौतम सर आपका न्यूज़ नेशन की इस खास पेशकश में। ये जो रिफॉर्म नेशन है जिसका विमोचन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया, क्या आपको लगा ऐसा कि लोगों को, पाठकों को पता चलना चाहिए देश के आर्थिक सुधारों के सफ़र के बारे में? ये किताब शुरू हुई थी कि हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हुए थे 1991 में, उसके 30 साल पूरे हुए, तो उसको मैं सेलिब्रेट करना चाह रहा था कि हमने क्या किया। तो कौन सी थी वो स्टेटमेंट ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 थी, उसकी एनालिसिस। उसके बाद करीब 69 रिफॉर्म्स हैं जिसको बारे में डिटेल में मैंने लिखा है। लेकिन जैसे मैं इस दिशा में जा रहा था, मुझे लगा कि ये भी जानना ज़रूरी है कि रिफॉर्म से पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी, हम क्या रिफॉर्म करने जा रहे थे, ऐसा क्या किया था हमने पिछले 44 सालों, इंडिपेंडेंट इंडिया के 44 सालों में, कि अब हमें आके उनको बदलना पड़ा। तो जब मैं पीछे जाने लगा तब मैंने देखा कि इससे पहले 8 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी। उन सबको जब मैंने परखा, पढ़ा, और मैं प्राइमरी डेटा के साथ ही डील करता हूँ, एक एक पॉलिसी को निकाल के पढ़ा, उसको समझा, तब देखा कि ये हम भारत ने तो अपने पूरे साल बर्बाद कर दिए। कि जो 1991 मोमेंट था वो 1947 में होना चाहिए था, 1960 में हो जाता, 1970 में हो जाता, लेकिन हम बैठे रहे। हमारे आंखों के सामने साउथ कोरिया आगे निकल गया, हमारी आंखों के सामने चाइना आगे निकल गया, हमारी आंखों के सामने साउथ एशियन इकोनॉमीज़ आगे निकलती रही, हम बैठे रहे। तो ये जानना ज़रूरी था। तो मेरी शुरुआत हुई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कहानी बताने में जी, कि 30 साल में हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या क्या, कौन कौन उसके अंदर हिस्सेदार थे, किस किस ने क्या क्या लिखा, 30 साल में कौन कौन प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या रिफॉर्म्स दिए, और आगे तक चले। तो पहले शुरुआत हुई थी कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ। नरसिम्हा राव जी कॉन्स्ट्रेंट्स में थे। हमारी इकोनॉमी किसी भी, जैसे आज पाकिस्तान है, हमारी इकोनॉमी उस वक्त वैसी थी। हमारे पास 2 हफ्तों का इंपोर्ट कवर था, पाकिस्तान के पास इस वक्त एक 4 हफ्तों का है। उस पॉइंट से लेके उन कॉन्स्ट्रेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स के होते हुए उन्होंने रिफॉर्म्स किए, और वो ग्रेजुअली अगले 30 सालों में आज कन्विक्शन के साथ आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी कैसे रिफॉर्म पे रिफॉर्म करे जा रहे हैं। तो ये जो जर्नी थी कॉन्स्ट्रेंट्स से लेके कन्विक्शंस तक, और इसके अंदर जो 6 प्राइम मिनिस्टर्स आए थे बीच, किसने क्या किया, कैसे किया, ये उसकी कहानी है। 1991 के आगे की ये कहानी है, मैं इसको भी आपसे समझूंगा। लेकिन जो आपने कहा कि देखिए जो काम 47 में हो जाना चाहिए था वो 91 में शुरू हो पाया, इन 45 सालों में जो चीज़ नहीं हो सकी उसके पीछे की कोई वजह आपको नज़र आती है? मुझे तो लग रहा है कि एक तो दिमाग की कमज़ोरी हमारे लीडर्स की, और दूसरा आइडियोलॉजिकल उनका प्रभाव। आप कैसे देख सकते हो कि आप खुद सोचिए, मैं अपने आप को उन जूतों में जाके खड़ा जब होता हूँ। 1947 में क्या हुआ था, हमें इंडिपेंडेंस मिला, हमारे लोग कुछ जेल में गए, कुछ मरे, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, कुछ वायलेंसली हुआ, कुछ डिस्कशंस के साथ हुआ, जैसे भी हुआ हमें आज़ादी मिली, हम फ्री हुए, इंडिपेंडेंट इंडिया बना, हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गया, मगर इकोनॉमिक फ्रीडम वहीं का, इकोनॉमिक रिप्रेशन वहीं का वहीं रहा। जो भी लॉज अंग्रेजों ने बनाए थे वो आज तक चल रहे हैं जी। ये कैसा देश है, ये कैसे हो सकता है कि जो लॉज कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें दबाने के लिए, हमारी आशाएं, हमारे एस्पिरेशंस को दबाने के लिए बनाए गए, वही लॉज आज तक चल रहे हैं। ये कैसे हुआ? तो मैं तो सोचता अगर मैं वहां होता या कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी अगर होता, तुरंत इस पे लागू हो जाता कि ये सब हटाओ, ये सब लॉज, हमें अपना देश अपने हिसाब से चलाना है, अपने लोगों के बेनिफिट के लिए। आज क्या हुआ है, जो अंग्रेज था वो चला गया, अपनी अंग्रेजियत छोड़ गया है। ठीक है,
हम हिंदी में इसीलिए बात कर रहे हैं, लेकिन एक दलील दी जाती है लगातार। ये कहा जाता है कि देखिए, जब अंग्रेज़ भारत में आए थे, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, तब इंडियन इकोनॉमी दुनिया की जीडीपी में लगभग 25% के आसपास अपनी शेयरिंग के साथ थी। जब अंग्रेज़ गए 1947 में, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तब हालात बहुत भयावह हो चुके थे। भारत के सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थीं, सूखा था, संकट था, विभाजन था, पार्टीशन था, एक नया देश बन रहा था, दंगे हो रहे थे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और एक वो देश था जिसको लेकर चर्चिल लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे। तब हम एक इकोनॉमिक विजडम के साथ, विजन के साथ आगे बढ़ पाएं, ऐसा थोड़ा कम था, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। क्या आपको लगता है कि हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप जानते हैं कि आपके आजकल, आप छोड़िए इकोनॉमिक्स, छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, आप इकोनॉमिक्स भूल जाइए। डिस्ट्रिक्ट में जो इंचार्ज होता है उसका नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या कलेक्ट कर रहा है वो उस डिस्ट्रिक्ट के टैक्स कलेक्ट करके लंदन भेज रहा है, ये उसका काम था। उसका नाम भी हम आज तक नहीं बदल पाए। आप सोचिए, ये कॉलोनियल हैंगओवर कितना डीप, कितना अंदर घुसा पड़ा है। कोई भी आईएएस बनना चाहता है, मैं कलेक्टर बनूंगा। अबे कलेक्टर बन के करोगे क्या तुम? तुम्हारा काम आज देशवासियों की सेवा करना है, देशवासियों को दबाने का नहीं है। तो ये दबाव जो हुआ था 44 साल में इकोनॉमिक क्षेत्र में, 1991 में, अंडर कॉन्स्ट्रेंट्स पीवी नरसिम्हा राव ने बदला। एंड हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, हर रोज उनको याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी है। मैं एक बार फिर 91 से पहले आऊँगा और उसके बाद फिर 91 पर आऊँगा। ये भी कहा जाता है, खासकर ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा होता है, कि 1991 से पहले भी लगातार नेशन बिल्डिंग का काम हो रहा था, इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे, देश का माहौल बेहतर किया जा रहा था, खासकर एग्रीकल्चर के मोर्चे पर खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो तमाम चुनौतियों के बीच जो कुछ हो सकता था वो लगातार किया जाता रहा, जिसकी झलक आज दिखती है। हम इस वक्त साउथ दिल्ली में हैं, IIT अगर देन है तो 1991 से पहले की देन है, इस तरीके की दलीलें भी दी जाती हैं। तो क्या सिरे से खारिज कर देंगे सर हम इकोनॉमिक फ्रंट? दलीलें ठीक हैं। ये IIT बनाए गए थे, IIM बनाए गए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, कौन मना कर रहा है? मगर इंडस्ट्री कहां थी? आपको मालूम है आज तक भी, एंड उसमें भी आगे डिस्कशन में आपको डिटेल में बताऊंगा, 69,233 कंप्लायंसेस होते हैं बिजनेस के ऊपर। आप टीवी चैनल चलाते हैं, आप तो एडिटर होंगे, लेकिन जो आपके बिजनेस वाले पार्ट, उनसे पूछिए कितने कंप्लायंसेस उनको करने पड़ते हैं हर रोज, किस रेट पे बदलते हैं ये कंप्लायंसेस। ये भी आज तक चल रहा है। ये दबाव जो है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी वेल्थ क्रिएटर है, उसको दबाव, जो भी जॉब दे सके, जॉब सिर्फ सरकारी जॉब होनी चाहिए और कोई जॉब ही नहीं है। ये कैसे चलेगा देश भाई? कोई टैक्स देने को राजी नहीं, सरकारी जॉब सबको चाहिए, कहां से आएंगी? एंटरप्रेन्योरशिप से। इसको, एंटरप्रेन्योरशिप को हमने दबा के रखा था। पिछले 75 सालों में एक एक करके जो कंप्लायंसेस बढ़ाए, जो लॉज बनाए, दबाने के थे। 1991 में चेंज शुरू हुआ था, हुआ पूरा, आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज तक हमारे पास कॉलोनियल लॉज हैं, जो कि मैं आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन शुरुआत, दरवाजा खोला था नरसिम्हा राव ने, और उसके बाद सब्सीक्वेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने और खोलते गए। तो आज हम 3 ट्रिलियन के जीडीपी के ऊपर बैठे हैं। 5 ट्रिलियन किसी भी वक्त हो जाएंगे। इसी डेकेड में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं। एंड मिडल ऑफ द सेंचुरी, यानी बाय 2047 हमारा एस्पिरेशन है कि हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, $20,000 पर कैपिटा इनकम हो, इतनी कोई गरीबी ना बचे। ठीक है सर, अब मैं 91 से आगे शुरू होता हूं और एक चीज़ मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस के आधार पर समझना चाहता हूं। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्या इकोनॉमी का मतलब आप जैसे एक्सपर्ट्स के लिए भी जीडीपी का वॉल्यूम, जीडीपी का साइज होता है, कितने ट्रिलियन की किसी देश की इकोनॉमी है, क्या यही देश की इकोनॉमी की परिभाषा होनी चाहिए? नहीं, ये सबसे मुख्य परिभाषा है। ठीक है, सबसे मुख्य है। और भी परिभाषा होती हैं, जैसे आपकी मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ केयर, ये सब भी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये सब जीडीपी पे निर्भर हैं। अगर आपका जीडीपी नहीं है और आप रीडिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि हमने किया, तो यू आर ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉवर्टी। आप गरीबी रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वेल्थ नहीं। भारतीयों को वेल्थ चाहिए, हर आदमी को अपना घर हो, सुरक्षित रहे, उसके पास नौकरी हो, पैसा हो, जीने की अच्छी डिग्निटी से जी सके, इतना तो होना चाहिए हर एक के पास। वो कहाँ से आएगा? पॉवर्टी रीडिस्ट्रीब्यूट करके नहीं आएगा, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करके आएगा। वेल्थ कहाँ से आएगा? जब हम जो अंग्रेजों की पॉलिसियों को तोड़ तोड़ के अपने देश की पॉलिसी, अपने देश के हित परम रखते हुए
बनाएंगे, तब आएगा। ठीक है। एक और कंस्ट्रेंट जिसका जिक्र लगातार होता है और पॉलिटिकल डिबेट्स में ज़्यादा होता है वो ये कि देखिए, जैसे आपने भी जिक्र किया, चीन का आपने उदाहरण दिया, आपने साउथ कोरिया का उदाहरण दिया, वो देश जो लगभग भारत की आज़ादी के साथ ही आज़ाद हो रहे थे और हमसे गरीब थे। हमसे गरीब थे। कहा जाता है कि देखिए, चीन में तो वो डेमोक्रेसी नहीं है जो हम भारत में देखते हैं, और डेमोक्रेसी के बहुत सारे अच्छे पहलू हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी उसमें आती हैं साथ में, तो ये एक दिक्कत हो सकती है। साउथ कोरिया जैसे देश जिसकी आबादी बहुत कम है, उसकी तुलना अगर भारत से करेंगे तो वो बेमानी होगा। क्या ये लॉजिक जस्टिफाइड है? चीन में डेमोक्रेसी का ना होना, साउथ कोरिया की पॉपुलेशन बहुत कम होना, और इन दोनों की तुलना इसलिए भारत से ना की जाए? उस हिसाब से तो हर देश यूनिक है। यूएसए की 350 मिलियन पॉपुलेशन है, उसका 70,000 पर कैपिटा इनकम है। नॉर्वे की कुछ बहुत कम पॉपुलेशन है, उसका $80,000 पर कैपिटा इनकम है। तो नॉर्वे इज बेटर देन यूएस, पता नहीं। लेकिन इन सब देशों ने, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, नॉर्वे हो, साउथ कोरिया, चाइना, कोई भी हो, इन्होंने अपने देशवासियों को आगे रख के अपनी पॉलिसीज बनाई। हमने ब्रिटिश पॉलिसी, जो कि दबाव कर, जिसको मैं लीगल कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता हूं, उसी पे चलते रहे, आज तक चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर आपने किसी फैक्ट्री के अंदर थूकदान नहीं रखा तो आपको 6 महीने की जेल हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने कैंटीन कमेटी 2 साल में नहीं बदली तो आपको जो जेल टर्म होगी वो उतनी है जितनी एक सेडिशन के लिए है? आप क्या ये जानते हैं? कहां से आए हैं ये लॉज? ये ब्रिटिश लॉज हैं। हमें अपने देश के लिए, अपने हित में अपने लॉज बनाने हैं। वो रह गया, इन 30 सालों में वो रह गया, वो अभी बचा है। इस किताब की जो सफ़र की शुरुआत है वो आप पीवी नरसिम्हा राव साहब से कर रहे हैं, उनकी सरकार के दौरान कर रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव सरकार का उदारीकरण के फैसले के साथ कोई और बड़ा ऐसा फैसला जो आपको लगता है कि जो चमत्कारिक था, जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया? अरे भाई, आप अपनी जिंदगी में एक ऐसा फैसला लाएं जिससे कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल जाए, इससे बड़ा कोई फैसला नहीं है। नरसिम्हा राव जी का जो योगदान है हमारे देश का, वो है स्टेटमेंट ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। उस पॉलिसी को अगर आप देखें तो ये एक ही पॉलिसी है, मगर वो एक पॉलिसी नहीं है, वो एक दरवाज़ा है जिसको खोलने से अब हमें एक इकोनॉमिक फ्रीडम मिला, और उस फ्रीडम से हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया, नए जॉब्स बने, आईटी का रेवोल्यूशन हुआ, हमने आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। वो दरवाज़ा, सोचिए अगर वो दरवाज़ा बंद था, आप जितने मर्जी करते रहिए जो आपको करना है। उससे पहले भी कर ही रहे थे, जैसे कि आपने कहा व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, आईआईटी, आईआईएम, सब कुछ हुआ था। ग्रोथ कब हुई? इस दरवाजे खुलने के बाद। पीवी नरसिम्हा राव का मतलब सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव या मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो आपकी किताब पुस्तक के विमोचन में आपके साथ मौजूद थे मंच पर, या डॉक्टर मनमोहन सिंह? आज जब कोई फैसला लिया जाता है, उस फैसले के अंदर मेरा योगदान है, उस फैसले के अंदर कई और थिंकर्स का योगदान है, उस फैसले के अंदर कई मिनिस्टर आके उसमें बातें, उस फैसले के अंदर कई इंडस्ट्री एसोसिएशंस, फार्मर्स, वर्कर्स, टीचर्स, हर प्रकार की, यही इसी को डेमोक्रेसी बोला जाता है। लेकिन आज से 25 साल बाद जब वो फैसला को देखा जाएगा, जन धन योजना, सपोज आप जन धन ले लीजिए, ठीक है, मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की पहली इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन था, ठीक है। तो जब जन धन योजना आज से 25 साल बाद बनाई जाएगी, क्या आप आरबीआई के किसी डेप्यूटी डायरेक्टर, डेप्यूटी गवर्नर की बात करेंगे? आप ये जेटली जी जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी बात करेंगे? आप किसकी बात करेंगे? नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे? बस उसी हिसाब से पीवी नरसिम्हा राव थे। उनकी टीम के मेंबर्स जो थे, जैसे मनमोहन सिंह जी, बल्कि 3 लोग थे, 3 लोगों ने रनअप के अंदर लिखा था। प्रणब मुखर्जी जी ने, मेरी किताब में है ये सारे, जयराम रमेश जी ने, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी ने, राकेश मोहन जी ने, इन सब ने योगदान किया था। ऐसे योगदान तो रोज ही आ रहे हैं, हर कोई सेक्रेटरी एक मेमो डाल रहा है। तो फाइनली डिसीजन किसका था? मुझे लगता है पीवी नरसिम्हा राव का था। और मैं ये मनमोहन सिंह जी से छीनना नहीं चाहता हूं कि उन्होंने जो किया ना किया, मैं उनसे छीनना नहीं चाहता हूं, मगर आप खुद उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जब वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएशन की तरफ क्या पॉलिसियां करी। आप आज अगर हम मनमोहन सिंह जी को याद करते हैं, और करना चाहिए, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, तो किस चीज के लिए याद करेंगे? आप याद करेंगे
इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के लिए, मनरेगा के लिए, आप याद करेंगे मनरेगा के लिए जो कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी और दुनिया की नंबर 1 इनकम सिक्योरिटी पॉलिसी है, स्कीम है, दुनिया की नंबर 1। आप उन्हें याद करेंगे आरटीआई के लिए, आरटीई के लिए, आरटीई जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल घटिया वेलफेयर स्कीम के बेकार पॉलिसी थी, मगर हाँ उनको याद करेंगे उनके जी, लिए। जी। नरसिम्हा राव जी को किस लिए याद करेंगे? एमआरटीपीसी हटाया, एफडीआई खोली, फॉरेन कैपिटल अंदर आया, लाइसेंसिंग कोटा राज आपने खत्म कराया, इन सब के लिए आप याद करेंगे। फाइनली जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने, मुझे लगता है अपनी वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्सपर्टीज पीछे छोड़ के आ गए। अब सर पीवी नरसिम्हा राव सरकार का तो जिक्र हमने कर लिया, लेकिन उनके बाद जो और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल का भी जिक्र आपने कर लिया, लेकिन नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के बीच में जो बाकी प्रधानमंत्री बने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी है, उस सरकार में कुछ ऐसे फैसले जिनका आपने जिक्र किया हो इसमें जर्नी ऑफ रिफॉर्म्स में, और उनका असर अब भी दिख रहा हो, एक सिटीजन के तौर पर मुझे महसूस हो रहा हो? वाजपेयी जी का नाम लिया आपने, तो सड़कें जो हैं वो वाजपेयी जी के हैं जी। कई और रिफॉर्म्स हैं, मगर मैं एक इस सवाल को दूसरे तरीके से जवाब देना चाहूंगा। अगर आप इस किताब को पढ़ें तो आपको दिखेगा कि ऑल्दो एक प्रधानमंत्री ने कोई स्कीम निकाली, मगर उस स्कीम निकालने के जो उसका जो पावर था वो पुरानी कई स्कीमों से था। हमने मनरेगा की बात करी जी, एमजी नरेगा की बात करी, ठीक है, सबसे बढ़िया स्कीम है, मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च करी, आज तक चली जा रही है और उसकी बजट बढ़ती जा रही है। मगर क्या आप जानते हैं सबसे पहला एक स्कीम थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, उसके बाद 1977, 1983, 1989 में कई स्कीमें आती रही, उसी को शार्पन करते हुए, बेहतर बनाते हुए, उसका स्कोप एक्सपैंड करते हुए, तब जाके 2006 में हमें मनरेगा मिली। ठीक है। आप जीएसटी देख लीजिए, हम उसको क्रेडिट देते हैं हम जेटली जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने जीएसटी लागू किया, मगर 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अंडर जो फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह थे, उन्होंने पहली बार मॉडवैट की बात करी थी, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, जिनको लोगों ने उनको कहा कि ही इज मैड, तो दिस इज अ मैडवैट स्कीम, और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने डिफेंड करी ये मैडवैट नहीं, ये मॉडवैट है। ठीक है। तब से चलते जाके अब 2016-17 में हमें जीएसटी मिला। तो अगर आप देखें ये मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो हैं वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरती हैं। आज की स्कीमें जो हैं वो परफेक्ट नहीं है, ये कल के प्रधानमंत्री इसको आगे लेके जाएंगे। पुरानी स्कीमें ठीक नहीं है, आज का प्रधानमंत्री उनको लेके जाएगा, आज की लीडरशिप। तो एक most of the schemes are work in progress and some schemes are new laws. हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का जिक्र कर रहे थे, मैं आपके रिफॉर्म नंबर 23 को देख रहा हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड्स। हालांकि उसको लेकर अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट्स आती हैं जो थोड़ा निराश भी करती हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसान क्रेडिट कार्ड्स किसानों के लिए, खेती के लिए एक बड़ा रिफॉर्म था जिसका असर हुआ? सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप किसान को फाइनेंशियल इकोनॉमी से दूर रखेंगे, उसका क्या उद्धार हो सकेगा? फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये किसान क्रेडिट कार्ड का एक अनमोल हिस्सा है। मैं ये नहीं कहता वो एकमात्र स्कीम है जो कि अच्छा है, ऐसी कई स्कीमें आई थी। इंश्योरेंस की स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्कीमें हैं, जैसे जो फिशरीज वाले हैं, जहाँ पे आपको पता चलता है यहाँ से स्टॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये सब टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन में अद्भुत स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ये। तो ऐसा कहना उसको ऐड ऑन किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। हर कोई किसान क्रेडिट कार्ड तो बढ़ता ही जा रहा है, उसकी फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, तो सेम एवोल्यूशनरी पॉलिसी बन जाती है वो। जी, आप जिक्र कर रहे हैं इसमें इंडिया जॉइंस डब्ल्यूटीओ को लेकर सर तो तमाम आंदोलन भी चलते हैं। डब्ल्यूटीओ का भारत हिस्सा बने, ये बड़ा रिफॉर्म कैसे आपके मुताबिक? हम ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट हो गए। इसके पहले हम एक अपने अंदर देख रहे थे, सेल्फ सफिशिएंसी, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, अपने आप के लिए बनाना, अपने आप के लिए कंज्यूम करना। डब्ल्यूटीओ में जाके हमने बाहर देखना शुरू किया, तो हम बाहर के देशों से अब सामान यहाँ आने लगा है, हमारा सामान बाहर जाने लगा है। इसके लिए एक ग्लोबल संस्था है डब्ल्यूटीओ, जहाँ पे आपके सारे मुद्दे डिस्कस होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर चाइना
कोई डंपिंग करता है स्टील की, तो हमें WTO जाना पड़ता है उसको रोकने के लिए। अगर इंडिया कुछ गलत काम करता है तो कोई देश उस वहाँ जाके, तो एक बॉडी है ये WTO, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ दायरे हैं जिसके अंदर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज वगैरह बना सकते हो, और उसका हम अब हिस्सा हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट इंडिया तो वन ऑफ द प्राइमरी मेंबर्स थे WTO जी। के। सर, आपने पीपीपी का जिक्र किया है और मैं पढ़ पा रहा हूँ कि 2 रिफॉर्म्स आपने उसमें किया है, पीपीपी इन रेलवेज, पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस सफ़र को, इस सुधार को आप कैसे देखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपका कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि रेलवे में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी और उन्होंने रेलवे का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया, संभवतः 2020 में, जो ख़त्म भी हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह निवेशकों का नहीं नज़र आया था। पीपीपी रेलवे में उतना अच्छा नहीं हुआ जितना कि ममता बनर्जी ने अपना रोड मैप पेश किया था। ओवरऑल पीपीपी का सफ़र कैसा आपको लगता है? इसीलिए दो भागों में है। तो जी। पीपीपी नॉन रेलवेज, हाँ। जैसे आप देख लीजिए, सड़कें हैं, बिल्कुल। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जहां देखेंगे आप, हमें सक्सेस ही नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सड़कें बनी जा रही हैं, एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट्स आए जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफें होती रहती हैं, वो किस देश में नहीं होती और किस एयरपोर्ट में नहीं हुई हैं, ठीक है, ये आप मुझे बता दिए, ऐसा कुछ है। तो वहां का रिफॉर्म चले जा रहा है। ये पीपीपी प्रोजेक्ट्स अलग इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। उस इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, उस प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग बड़ी होती है। तो एक बड़ा मैक्रो बड़े प्रोजेक्ट्स के इनकी जो इकोनॉमिक्स, इनका जो डायनामिक होता है, ये किसी छोटे, जैसे आपने कोई केमिकल प्लांट लगा दिया, से अलग होता है। इसलिए अलग देखा गया है। पहले तो प्राइवेट सेक्टर आ ही नहीं सकता था। आजकल सड़कों में है, पोर्ट्स हैं, प्राइवेट पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, दिए गए हैं। तो ये एक 91 की पॉलिसी के स्पिरिट के अंदर हमने धीरे धीरे जो खोले हैं वो हुआ है। ठीक है। रेलवेज के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला है, क्योंकि इंडियन रेलवेज सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, वो पॉलिटिकल इशू है, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी का इशू है। तो अगर आप कहेंगे कि आप प्राइवेट ट्रेन्स शुरू कर दीजिए, प्राइवेट ट्रैक्स बनाना, ये तो किसी भी देश में नहीं, कोई भी प्राइवेट ट्रैक्स नहीं बनाता, सिवाय अमेरिका में जब शुरुआत में वो जो रेलवेज हुआ था, बाकी जगह कोई भी प्राइवेट ट्रैक्स नहीं बनाता। उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। प्राइवेट ट्रेन्स भारत में चलाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर आप कहेंगे कि उसका दाम 100 रुपए से 101 रुपया कर दिया तो हाय तौबा मत जाइए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उस मामले में रेलवेज थोड़ा पीछे रह गया। मगर अगर आप केटरिंग देखें, केटरिंग सर्विसेज देखें, या IRCTC जो कि उन्होंने अलग से कंपनी बनाई है उसके ऊपर देखने के लिए, या आप अब स्टेशंस का प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो रहा है, उसका भी बड़ा, मुझे लग रहा है, बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि कौन अंदर आएगा, कौन नहीं आएगा, अंदर क्या चार्जेस होंगे, बड़ा कठिन है। इट्स नॉट लाइक एयरपोर्ट, बिल्कुल, जहां पे आप 500 रुपए का एक सैंडविच भी बेचना कोई सवाल नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। वहां पे आप 10 रुपए की चाय को 12 रुपए करें तो देखिए क्या बवाल मचेगा। तो रेलवेज जो है हमारी, इट इज नॉट एन इकोनॉमिक इशू, इट्स अ पॉलिटिकल इकोनॉमी इशू। तो आपको पॉलिटिक्स, आपको पुअर वेलफेयर के उससे देखना पड़ेगा। तो शायद वहां पे हमारा इतना सक्सेस हुआ नहीं है। लेकिन सर, बाकी आगे जाके देखते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं, लोग कहते हैं कि देखिए, रेलवे तो इकलौता ऐसा सेक्टर है जहां उसकी मोनोपोली है, सिर्फ भारतीय रेल चलती है, उसके अलावा उसका कंपटीशन किसी से नहीं है। ट्रेन पटरियों पर सिर्फ एक रेल है, वो भारतीय रेलवे की है। एडवांस बुकिंग है, पहले रेवेन्यू आ जाता है, उसके बाद में वो सर्विस कैटर करती है। एडवांस पेमेंट के बाद में भी बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड रहता है, मतलब जितने लोग ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं उतनों को टिकट तक नहीं मिल पाती है। ये सब कुछ होने के बाद भी जो निवेशक है वो रेलवे में निवेश करने से बचता है। क्या इसके पीछे की वजह, जैसा आपने जिक्र किया, ये आपको ज़्यादा लगती है कि उसका राजनीतिकरण ज़्यादा होता रहा? मैं बिहार का रेल मंत्री हूँ तो मैं सिर्फ रेलवे को बिहार तक सीमित रखूँगा। दिनेश त्रिवेदी 2010 में रेल मंत्री के पद से उनको हटाया जाता है और अगले 3 साल में 6 रेल मंत्री बन जाते हैं देश में। अनस्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा भावना बनी रहती है। क्या ऐसे कुछ फैक्टर्स भी हैं जिसने पीपीपी को थोड़ा निराश किया रेलवे में? नहीं, लीडरशिप तो हर जगह पे बदलेगी। रेलवेज कुछ खास, कुछ एक बड़ी मिनिस्ट्री हुआ करती थी। आपको आज से 5 साल पहले तो रेलवे बजट अलग से आता, बड़ी इवेंट होती थी। हाँ, वो अलग आता था, अब मर्ज हो गया। नहीं, मेरे विचार में ये पार्टी पॉलिटिक्स या रीजनल पॉलिटिक्स से ज़्यादा ये प्योर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, विच इज़ कि आप गरीब आदमी से 10 रुपए की चीज़ में 11 रुपया, वो एक एक्स्ट्रा रुपया कहाँ से निकालेंगे और कहाँ पे बवाल ना होगा, ये एक प्रॉब्लम है। और ऐसी बात नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, कर सकता है।
लेकिन अब उसके अराउंड इतना पॉलिटिक्स हो गया कि कोई भी सरकार, चाहे वो स्टेट में हो चाहे यूनियन में हो, उसको प्राइस बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, ये संभव नहीं है। सर, मैं भारत निर्माण पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो रिफॉर्म नंबर 48 लैंड एक्विजिशन है, लैंड एक्विजिशन भी राजनीति से बहुत ज़्यादा घिरा रहता है मसला, और कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी डेवलपमेंट तभी होगा जब उसमें एक बड़ी कंस्ट्रेंट जो है वो लैंड की रहती है। आपको लगता है कि लैंड एक्विजिशन को अभी भी सरकारें बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाई हैं? नहीं, लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे विचार में तो कोई भी सरकार ना इसको कर पाई है ना कर पाएगी, बहुत मुश्किल। सिर्फ राजनीति की वजह से, या सिर्फ राजनीति, वो जो वेलफेयर स्टेट की? सिर्फ राजनीति की वजह से, क्योंकि आप इमीडिएट जो उसका जो होगा कि आपका लैंड बेच रहा है। आप देखिए, जैसे मैं फार्म लॉज पे आता हूँ, फार्म लॉज के अंदर एक लॉ था जिसकी जो कि फार्मर को गारंटी देता था कि आप चाहे कुछ भी हो, आप जिससे मर्जी डील करें, चाहे वो कंपनी हो, चाहे होलसेलर हो या कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, आपका लैंड कभी भी उस फाइनेंशियल डील में नहीं आएगा। आपका लैंड आपके साथ सुरक्षित रहेगा, ये इतना तक था। हाँ। मगर वो लॉ भी ना पास कर पाए, तो आप सोचिए लैंड कितना सेंसिटिव मामला है। मेरे विचार में तो लैंड का कोई फ्यूचर नहीं है भारत में, जब तक इस प्रकार की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, और जो मैं देखता हूं इस प्रकार की पॉलिटिक्स हमेशा चलती रहेगी। अब मैं आता हूं भारत निर्माण पर। भारत निर्माण मोदी सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उस पर लगातार काम हो रहा है सर, बातें हो रही हैं। ये सिर्फ चुनावी नारों तक सीमित नज़र आता है आपको, वादों में, जुमलों में नज़र आता है, या आपको लगता है कि वाकई ये बहुत बड़ा सुधार है और इसका असर दिख भी रहा है? ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और भारत निर्माण को छोड़ दीजिए, मगर जैसे अगर आप जस्ट मोदी सरकार की आप फोकस देखें एक नए तरीके से भारत को बनाने की, तो उसका ये एक अंश है। तो एक अंश तो हो गया, जैसे प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे। अब कई सरकार क्लियरली आ चुकी है कि कह रही है कि हमारे ये 6 क्षेत्र हैं जिसके अंदर हम 1 या 2 PSUs होंगे, बाकी सबको हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो मेरे विचार में मोदी सरकार का एक एक्सेलरेशन हो रहा है कि प्राइवेट, हम जैसे लोगों से, मैं नहीं, आप और मैं, की हमारे बस की बात नहीं है, मगर जो प्राइवेटाइजेशन के, अपने सिटीजन्स पे भरोसा करना, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट पे, अपने बिजनेस पीपल पे फोकस करना, वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ये मुझे लगता है ये एक ट्रस्ट की बात है कि हम आपको ये सौंप रहे हैं। इसके पहले जब 1948 वाली पॉलिसी थी, 1956 वाली पॉलिसी थी, 1973, 77, 80, इन सब पॉलिसियों के अंदर आपने देखा कि कैसे स्टेट ने जकड़ दिया हर चीज। बिल्कुल। आप इस क्षेत्र में नहीं आ सकते। उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन थी, आपका क्या फ्यूचर था उसके अंदर? यहाँ बैठ के आप इंटरव्यू करने के कोई सवाल ही नहीं था। या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लगा नहीं सकते, या अगर गड़बड़ हो रही है एविएशन में, नेशनलाइज करो। बैंक्स में प्रॉब्लम है, नेशनलाइज करो। माइनिंग में प्रॉब्लम है, नेशनलाइज करो। एक स्टेट ने पूरा एक दायरा ले लिया था कि ये हमारा काम है। अब ये खुल रहा है, तो आपको इस स्कीम को उस नजरिए से देखना पड़ेगा। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट रिफॉर्म नंबर 51, स्किल डेफिसिट की चर्चा होती है सर हमारे देश में अभी भी, कि जो पढ़ाया जा रहा है वो रोज़गार के लायक नहीं है, जिसका रोज़गार चाहिए वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्या आपको लगता है कि हम पिछले इन 30 सालों में स्किल डेवलपमेंट को एड्रेस कर पाए हैं अभी? हाँ भी और नहीं भी। तो एक मिडिल लेवल और हायर लेवल की जो स्किल्स हैं, जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग काइंड ऑफ स्किल्स जो हैं, वहाँ पे तो इंडिया बहुत कटिंग एज है, वर्ल्ड के साथ है। बल्कि आप देखेंगे हमारे इंडियन लोग दुनिया की लार्जेस्ट कंपनीज भी चला रही हैं। लेकिन जो नीचे वाली जो स्किल है, जहाँ पे प्लम्बर, फिटर, कारपेंटर, इस प्रकार की जो स्किल्स जहाँ की है, वहाँ मुझे अभी भी सुनने में पड़ता है, कई लोग कहते हैं कि we want people but we don't find skilled people। अच्छा, ये not just carpenter, even white collared workers बिल्कुल ढंग से ईमेल नहीं लिख पाते। तो आप क्या नौकरी करेंगे, क्या जॉब करेंगे? तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी हम थोड़ा पीछे हैं, और ये मुझे लगता है किसी सरकार से शायद नहीं होगा। हमने स्किल डेवलपमेंट काफी देख लिया है, 2012 से शायद शुरू हुई थी, मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च करी थी, आज तक चली जा रही, 10 साल बीत गए हैं। ऐसा कुछ उसका मुझे खास इम्पैक्ट लगा नहीं है। लेकिन इसकी वजह से क्या हमें रोक देनी चाहिए? नहीं,
हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसको शार्पन करते रहना चाहिए। जैसे मनरेगा की बात हुई, वो मैंने आपको बताया 1952 की स्कीम से आगे शार्पन होती गई है। तो स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी हमें ऐसे शार्पन करना है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे पास, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं। तो इन सब को मेरे विचार में एक नए तरीके से सोच के नया एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए। हमारे जो स्किल मिनिस्ट्री है, हमारे जो नीयत है, हमारा जो विजन है, वो सब तैयार है, बस उसका जो एग्जीक्यूशन है मुझे लग रहा है शायद हम थोड़ा पीछे हैं। सर, जब आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत क्राइसिस रिफॉर्म्स, क्या वाकई हम आत्मनिर्भर भारत बनते जा रहे हैं और कितना ज़रूरी है? और ग्लोबल इकोनॉमी, हमने WTO का जिक्र किया था, इस तरीके के तमाम वैश्विक प्लेटफॉर्म्स के बीच में आत्मनिर्भर भारत बनना कितना ज़रूरी है? सफ़र अब तक का कैसा आपको लगता है? आत्मनिर्भर बनना अति आवश्यक है, इसलिए कि हम लोग 1.4 बिलियन लोग हैं और दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जी। तो आत्मनिर्भर बनना अति जरूरी है। आत्मनिर्भरता हमें सभी क्षेत्रों में, एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी का अलग डिस्कशन है, ठीक है, लेकिन बाकी चीजों में इतने सारे लोग, इतने अक्लमंद लोग, इतने स्मार्ट लोगों के बावजूद हम इतना इंपोर्ट करे जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। फॉर इंस्टेंस, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सोलर पैनल की बात करते हैं, तो सोलर पैनल कौन बनाता है? चाइना जी। चाइना हमारा एनिमी नेशन है, हम उसको कहते नहीं एनिमी नेशन, मगर वो हमारा दुश्मन देश है, हमारी हानि चाहता है वो, लेकिन हमें उससे सोलर पैनल लेने पड़ रहे हैं। इस प्रकार की जो निर्भरता है किसी एनिमी नेशन के ऊपर, चिप्स, सेमीकंडक्टर अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें ये अपने आत्मनिर्भरता डज नॉट मीन कि हम सिर्फ अपना ही खाएंगे, अपना ही उगाएंगे, अपना ही खाएंगे। आत्मनिर्भरता मीन्स हम खड़े हो सकते हैं। कल को अगर आपने कुछ आनाकीनी करी तो हम आत्मनिर्भर हैं, हम खड़े हो पाएंगे। आपका जो आखिरी रिफॉर्म है 69, वो है पावर सेक्टर रिवैम्प। सर, मैं तो कस्बे से आता हूँ, मेरे यहाँ बमुश्किल 6 घंटे लाइट आया करती थी और वो भी हफ्ते की शिफ्ट्स हुआ करती थी। वो हालात अब बदल चुके हैं, मतलब मेरे घर में अब जनरेटर की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, सोलर लाइट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, अब बिजली मिल रही है। और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हालात बदले हैं पिछले 15 सालों में, 10 सालों में, पिछले 5 सालों में। क्या पूरे देश की स्थिति ऐसी है और क्या वाकई हम हालात सुधार पा रहे हैं या कुछ और चैलेंजेस हैं जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ? मेरे विचार में एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलेजेस, वो तो हो ही गया है, जैसा आप खुद अपने कस्बे की, अपने गांव की बात कर रहे हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी मेजर करना अभी सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, कोई भी पॉलिसी परफेक्ट नहीं होती, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी भी पहले हमने पहुंचा दी है, अब हम उसे घर घर पहुंचाएंगे। ये शायद सरकार की नीति हो या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, जो कि सब्सिडी, जो कि पैसे नहीं देते पावर जनरेशन, घाटे में रहते हैं। तो एट सम पॉइंट, अच्छा, वो ये सब जुमलेबाजी होती है गरीब के नाम पे। हाँ। गरीब आदमी इलेक्ट्रिसिटी देने को तैयार है, गरीब आदमी पानी के लिए पैसा देने के लिए तैयार है। आप नहीं, मिडिल क्लास, अमीर लोग पैसा नहीं देना चाहते। उनकी जो गलत नीयत है वो आप गरीब बोल के उनके ऊपर लाद रहे हैं। गरीब तक तैयार है। आप सोचिए, जो यहाँ पे जो स्लम्स हैं दिल्ली के अंदर, एक बाल्टी कितनी महंगी होती है, एक टैंकर आता है, वहां पे कितने धक्के खाने पड़ते हैं जो घर वाले लोगों के लिए, जो कि पानी लेके, घर में पानी नहीं है, बाल्टियों में लेके आ रहे हैं, दे आर रेडी टू पे। ये तो अमीर लोग हैं, जो कि लटियंस में भी, आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनके घर 150 गैस सिलेंडर्स थे, वो सब बंद कराए गए हैं। ये अमीर लोगों की जब आप अमीर कह रहे हैं तो आप पॉलिसी मेकर्स की बात नहीं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा हूं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इनको सरकार को तो हर चीज फ्री है ही, वो तो अलग मुद्दा है, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करना जरूरी है। हाँ। लेकिन मैं तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा हूं, जो कि 150 गैस सिलेंडर्स लेके बैठा था लटियंस दिल्ली के अंदर, आपको पता नहीं याद हो या ना हो। और लेकिन जो गरीब आदमी है वो गैस के पैसे देने को तैयार है। तो ये गरीब के नाम पे हम लोग बहुत बड़ी चीज उनके ऊपर बोझा डाल रहे हैं, ये झूठ है। लेकिन जब आप अमीर वर्सेस गरीब कर रहे हैं तो अमीरों की भी एक दलील होती है, और खासकर अब जब बजट आने वाला है तो फिर वो जो फिक्की, एसोचैम और तमाम जो संस्थाएं और उनके रिप्रेजेंटेटिव और सो कॉल्ड अमीर जो क्लास है, वो अपना दुखड़ा रोएगी और वो कहती है कि देखिए, हम ज़्यादा कमाते हैं, क्या ये हमारी गलती है, क्या ये हमारा अपराध है?
आप हमसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको गरीबों में रेवड़ियां बांटनी है, आपको अपने वेलफेयर प्रोग्राम चलाने हैं। मेरे गलत समझा। मैं आपको उदाहरण दे रहा था। मैं तो वेल्थ क्रिएशन, मेरे विचार में शायद ही भारत में ऐसा कोई आदमी हो जो कि वेल्थ क्रिएशन चाहता है मेरे जितना। मैं तो चाहता हूं हर एक के पास वेल्थ हो, आपके पास, मेरे पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। लेकिन ये तो समाजवाद है। आपके हमारे पास वेल्थ कैसे आएगा जब तक जिनके पास कैपिटल है वो इन्वेस्ट ना करेंगे, हमें नौकरियां ना देंगे? कब कैसे आएगा वेल्थ हमारे पास? हाँ, ना आपके पास ना मेरे पास स्किल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, नहीं तो हम एंटरप्रेन्योर होते। आप टीवी चैनल के मालिक होते, टीवी चैनल के एडिटर नहीं होते। ये कहां से आएगा? ये एक अलग प्रकार की स्किल है, पैसा कमाना, पैसा बनाना, वेल्थ क्रिएशन जिसे बोला जाता है। मैं वेल्थ क्रिएशन के बिल्कुल 100% वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, क्योंकि वहीं से जॉब्स आएंगी, वहीं से हमारी जो गरीबी है खत्म होगी, वहीं से ट्रांजिशन होगा हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस तक, वहीं से ट्रांजिशन होगा हमारा 2000 पर कैपिटा इनकम जो आज है 20,000 पर कैपिटा इनकम बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी। तो आई एम ऑल फॉर वेल्थ क्रिएशन। मैं तो कह रहा हूं वेल्थ, कुछ लोग हैं जो कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो कि अपने सेल्फिश चीजों को देखते हुए गरीब का नाम लगा के उनको एक ना शील्ड बना देते हैं, कवच बना देते हैं कि गरीब है तो नहीं होगा। ये मैं बदलने की कह रहा हूं। मैं तो टोटली, कंप्लीटली एंड ऑलवेज हैव बीन इन फेवर ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल था सर, वो दरअसल में पर्सनल टैक्स को लेकर था, इनकम टैक्स को लेकर था। उसको लेकर तमाम तरीके की डिबेट्स होती हैं, बजट आने वाला है, उसमें फिर सवाल होगा इस पर, अगर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होता है तो। टैक्सेशन को लेकर आपको लगता है कि किसी सुधार की जरूरत है? आपका जो कार्यक्रम था उसमें वित्त मंत्री को भी अपनी चिंता जाहिर करनी पड़ी, जिक्र करना पड़ा। टैक्सेशन में सुधार की गुंजाइश आपको लगती है? टैक्सेशन के अंदर मेरा एक इशू है, और वो है कि हर बार हर कोई ये चाहता है रन अप टू द बजट में, और बजट होने के बाद कहता है कि या तो टैक्स कम हो या टैक्स स्लैब बढ़ जाए जहां से टैक्स लागू होना शुरू हो। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं टैक्स, हर इंडियन सिटीजन को टैक्स देना चाहिए। 1% टैक्स दो, आधा % टैक्स दो, टैक्स तो देना ही है। हमारा टैक्स का नेट जो है उसे फैलाना चाहिए हमें। हम क्या कर रहे हैं, उसे घटाए जा रहे हैं कि और कम बढ़ाए जा रहे हैं। 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख सीनियर सिटीजन का, ये सब हम बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? हर एक को टैक्स देना चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि जो कि करोड़पति है उसको वो बेशक ज्यादा टैक्स दे एट अ मार्जिनल रेट, वो भी मार्जिनल रेट की बात, वो भी इंसान है, वो भी भारतीय नहीं, मार्जिनल रेट यानी अगर 10 लाख तक इतना, 20 लाख तक उतना, 40 लाख तक उतना वगैरह, फिर करोड़ों में अलग, वो अलग टैक्स दे। कॉर्पोरेट टैक्स और अलग चीज हो गई है। लेकिन ये कहना कि मैं टैक्स नहीं दूंगा और मैं टैक्स पे जीऊंगा, और मुझे ये सर्विस भी चाहिए, मुझे वो सर्विस भी चाहिए, मुझे हेल्थ केयर भी दो, मुझे सड़कें भी दो, मुझे हर प्रकार की सब्सिडी दो, मुझे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, कहां से आएगा? ये टैक्स ही से आता है। लेकिन लोग कहते हैं कि यही तो वेलफेयर स्टेट का मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम कहते हैं कि हम एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि जो लोग टैक्स देते हैं उनको आप टैक्स पे और दिए जाओ, उससे और दिए जाओ, और जो नहीं देते, जो या तो जो नहीं दे पाते, हाँ, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, और जो नहीं देते, जो कि टैक्स इवेडर्स हैं जी, वो अपना आराम करते रहें, खुश रहें। हम जैसे लोग जो कि सर्विस क्लास हैं या जो कि अपना टैक्स देना चाहते हैं, देना पड़ता है, देते हैं, वो और उनको और स्क्वीज किया जाए, ये गलत है। हर बंदे को टैक्स देना चाहिए। अच्छा, गरीब आदमी कितना कमा लेता है? सपोज 10,000 कमा, आप बताइए गरीब क्या, $2,000 पर कैपिटा इनकम है, तो आप 80 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.5 लाख, 1.5 लाख की आप इनइक्वालिटी लगा ली, आधा कर दीजिए, 80,000 जी। क्या वो 8 रुपया नहीं दे सकता? 80 रुपए नहीं दे सकता? देना चाहिए। और ये हर चीज डिजिटाइज होनी चाहिए। अब ये कहना कि वो गरीब से भी आप लूट रहे हो, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का स्पिन है। मैं तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें आपका योगदान क्या है हमारे देश के लिए? उसमें एक काउंटर और आता है सर, वो ये कि एक तो वेलफेयर स्टेट का मतलब कुछ नहीं है, और दूसरा ये कि
हम टैक्स इसलिए दें, या जो नेता हैं विपक्ष के वो कहते हैं गरीबों से कि आपसे टैक्स सरकार इसलिए मांग रही है ताकि वो अमीरों का राइट ऑफ कर सके, उनका कर्ज माफ कर सके, वो देश छोड़ के भाग सकें, उनका एनपीए माफ हो सके। क्या ये जो दलील है ये जस्टिफाइड लगती है? आपको लगता है कि हाँ ये बात भी कुछ हद तक ठीक है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है? अभी मैं पॉलिटिक्स में घुसा नहीं जब घुसूंगा तो आपको जवाब दूंगा। ठीक है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एक सवाल और, इसको कोई बात नहीं, आप जवाब मत दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो स्टेट सब्जेक्ट का हिस्सा हैं, जिनका जिक्र आपने भी किया है। अब बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में चीज़ें उलझती नजर आई आपको इन पिछले 30 सालों में, या सुलझती नजर आई? जैसे हमने देखा कई बार, उदाहरण के तौर पर इसमें सर्व शिक्षा अभियान का जिक्र है, एजुकेशन का जिक्र है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। हमने देखा कि जैसे ही कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट में होती है वो कहती है कि हम अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, सेंटर से उम्मीद की जाती है कि आप ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। ऐसी दिक्कतें हमने देखी हैं पिछले 15 साल में, 20 साल में। क्या फेडरल स्ट्रक्चर में इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पेस पे कुछ असर पड़ता है सर? पड़ता है, लेकिन आप उसी फेडरल स्ट्रक्चर के मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश और बिहार, बगल के स्टेट्स, बिल्कुल सिमिलर पॉपुलेशन, सिमिलर डेमोग्राफिक्स, सिमिलर गरीबी। आज उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 2 स्टेट बन गया पिछले 5 सालों में। कैसे? कुछ तो किया है ना पॉलिसीज में, जिन्होंने, फॉर इंस्टेंस आप लॉ एंड ऑर्डर ही ले लीजिए जी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने से लोग आ रहे हैं। पंजाब, जहाँ पे और भी वेलफेयर की बात चर्चा हो जा रही है, वहाँ के जो 3 सबसे बड़े साइकिल बनाने वाले लोग हैं, सब उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। क्यों? पॉलिसीज। तो अगर आप चाहें तो ये पॉलिसी बिहार में भी आ सकती है, ये पॉलिसी किसी और कोई भी स्टेट आप लीजिए उसमें भी आ सकती है। तो जी हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर है, मगर फेडरल के साथ ये थोड़ी है कि मेरा सिर्फ अधिकार है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश तो मेरी आंखों के सामने, मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं तो उत्तर प्रदेश मतलब बैकवाटर्स में था। अचानक मैंने एक दिन पढ़ा कि ये नंबर 2 है, फिर मैंने रिसर्च करी, चेक किया, और वाकई उत्तर प्रदेश हमारी आंखों के सामने नंबर 2 हो गया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर उत्तर प्रदेश कर सकता है, अगर उत्तर प्रदेश कर सकता है तो कोई भी स्टेट कर सकता है। उड़ीसा कर सकता है, बिहार कर सकता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर स्टेट कर सकता है। आपकी नीयत होनी चाहिए वो करने में। ठीक है, लेकिन ये एक सवाल और इसी से जुड़ता हुआ सर, वो ये कि जब हम ऐसे देखते हैं तो एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी नजर आती है नॉर्थ वर्सेस साउथ। मतलब जो उत्तर भारत ये भारत को तोड़ने की, ये भारत को तोड़ने की, अपने डिविजन्स बनाने की है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। या जो इकोनॉमिक ग्रोथ महाराष्ट्र में दिखती है, जो इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में या गुजरात में दिखता है, वो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ अगर आप पॉलिसीज लाएंगे तो आपके स्टेट में भी ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अगर महाराष्ट्र से वेदांता का प्रोजेक्ट गुजरात चला जाता है, इतना पॉलिटिकल इशू क्यों बन जाता है? क्योंकि दोनों स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आए। जब टाटा मोटर की जब प्रॉब्लम आ रही थी वेस्ट बंगाल में, अगले दिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप आइए, उनको सानंद में लैंड दे दिया। कैसे हुआ ये? क्योंकि प्रोएक्टिविटी थी। अगर आप प्रोएक्टिव भी नहीं होना चाहते और घर बैठ के चाहते कि जो ज्यादा कमा रहे हमें पैसा दिए, नहीं होने वाला है। इट इज लाइक सेइंग कि जो टैक्स नहीं देता वो खाता रहे और जो टैक्स देता है वो पिसता रहे। ठीक है, तो ये उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उनके मुखिया हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उनको थोड़ा और ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर वो देख रहे हैं तमिलनाडु को, कर्नाटक को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, इन राज्यों को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से। आप तेलंगाना को देखिए कैसे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? सही कह रहे हैं सर आप। अब चैलेंजेस की बात भी मैं सर आपसे करता हूं। जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या चैलेंजेस आपको नजर आते हैं कि ये वो इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना इस वक्त सबसे बड़ा चुनौती है? 2-3 चैलेंजेस हैं। पहली तो एक जियोपॉलिटिकल मैप बदल गया पूरे दुनिया का जी। तो हमारी जो एनर्जी पॉलिसी है वो थोड़ी लड़खड़ा रही है। ठीक है, हम लकी हैं, इस वक्त हमें रशिया से तेल मिल रहा है, कम पैसे पर मिल रहा है, तो कहीं और से मिलेगा। लेकिन हम हमेशा एनर्जी पे थोड़े वल्नरेबल रहेंगे। लेकिन सोलर की जो आ रही है, आत्मनिर्भरता कहना गलत बात है, मगर एक ऑल्टरनेटिव डिजाइन बन रहा है रिन्यूएबल एनर्जीज का, और काफी अच्छा काम हो रहा है उसमें, ग्रीन व्हीकल्स का। तो आई थिंक एनर्जी एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी, ये एक सबसे बड़ी चैलेंज होगी हमारी ग्रोथ के लिए। दूसरी चैलेंज होगी, मैं सरल शब्दों में आपसे पूछ लेता हूँ, जो आम आदमी के जहन में सवाल होंगे, रोजगार, महंगाई, क्या ये कोई बड़े कंसर्न आपको नजर आते हैं सरकार के मोर्चे पर कि हाँ इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, या ये सही तरीके से चल रहा है इनको एड्रेस करने का काम? मैंने भी सुना है कि रोजगार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके आसपास आप किसी को जानते हैं
जो कि काम करने को तैयार हो और उसे नौकरी ना मिले, मैं किसी को नहीं जानता। नहीं सर, ऐसे लोग तो हैं। कहाँ है? खैर आप जानते हैं पर्सनली? सर हैं, बिल्कुल। मैं जानता हूँ, पॉलिटिक्स में है। नहीं आप जानते हैं पॉलिटिक्स कहाँ में है? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, ऐसे लोग अरे हैं भाई, सर। मैं इंडस्ट्री कह रही है हमें लोग चाहिए। स्किल डेफिसिट एक समस्या हो सकती है। हर कोई कह रहा है हमें लोग चाहिए, अब लोग ही नहीं है। ठीक बात सर, स्किल डेफिसिट एक समस्या हो सकती है, लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर आंकड़ों को। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, बहुत बड़ी आबादी है और ऐसे बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं जहां पे लोग रोजगार की तलाश में हैं। सरकारों के स्तर पर सारे काम नहीं हो सकते। अगर रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी, तो आप बेरोजगार रहिए और मस्त रहिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने काफी घुमा हूं, मैं काफी काम अवेलेबल है। आपके पास अगर स्किल नहीं है तो स्किल लाइए और पढ़िए। आप बच्चा क्यों पढ़ता है इंजीनियरिंग, क्यों पढ़ता है एमबीए, क्यों पढ़ता है कॉमर्स, क्यों करता है ये सब चीजें? उसको रोजगार मिलता है, आप भी करिए। इसमें कौन रोक रहा है आपको? रोजगार से कौन रोक रहा है, मुझे आप ये बताइए। मैंने भी सुना है ये पॉलिटिकल चीजें हैं। ठीक है, आप मुझे लगता है कि रोजगार ऐसा मुद्दा है जिस पे हम अलग से एक और बहस कर सकते करनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे एक आखिरी चीज मैं रोजगार पे बोलना चाहूंगा। प्रॉब्लम रोजगार की नहीं है, प्रॉब्लम है वेजेस की। बिल्कुल, तो आपने लेबर रिफॉर्म का जिक्र किया है। हाँ, करा मैंने। वेजेस की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लगता है मुझे 10 करोड़ रुपया तनख्वाह मिलनी चाहिए मगर मिल रही है 10,000, तो आप 10,000 की नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में 10 करोड़ का एक बैठा हुआ है या 1 लाख का या 10 लाख का बैठा हुआ है, कुछ भी बैठा है, तो वो नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप वो नौकरी नहीं करना चाहते, ये है। ठीक है, तो इस सत्य को भी जानना बहुत जरूरी है। मैं हर एक के पास पैसा हो, ये तो मैं कह ही रहा हूं, हर एक के पास ढेरों पैसा हो, हर एक को अच्छी नौकरी मिले। लेकिन रोजगार पर एक सेशन अलग से मैं चाहूंगा कि आप वक्त जरूर निकालेगा। बजट पेश होने वाला है, वित्त मंत्री से किस तरीके की उम्मीदें आप कर रहे हैं जो व्यवहारिक हो? क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बजट अब सिर्फ, अगर आप बजट की स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, उसका काम एक ही है, टैक्सेस को बैलेंस करना। ठीक है, और अब इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जीएसटी में चले गए हैं, वो जीएसटी काउंसिल करता है, बजट नहीं करता। अब बचा डायरेक्ट टैक्सेस और थोड़े बहुत जो छोटे मोटे टैक्सेस जो बचे हैं, इंपोर्ट, ये वो कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे लगता है हम लोग काफी एक नॉर्मल पे पहुंच गए हैं। मेरी और निर्मला सीतारमण जी की थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि कितने स्लैब्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो अलग, वो उसको एक तरफ रख दीजिए। मैं उतने डिटेल में घुसना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो दिशा है हमारे टैक्स स्ट्रक्चर की, बिल्कुल ठीक है। अब स्पेंडिंग की बात आती है, अब आप स्पेंडिंग कहां करना चाहते हो? बजट का दूसरा एक हिस्सा होता है टैक्स कलेक्शन, दूसरा कमाई और खर्चा, कमाई, बोरोइंग्स और खर्चा। ठीक है, बोरोइंग्स का ये है कि हर कोई घबरा रहा है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट ना बढ़ जाए। मेरा अभी भी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कि इस वक्त, इस समय जब पूरे दुनिया एक इकोनॉमिक संकट से गुजर रही है, इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं, रिसेशन हो रहा है, यानी उनके जीडीपी नेगेटिव हो रहा है, हम लोग अभी भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हाँ, 8% नहीं है, 7 है, 7% नहीं है, 6 है, और 6 नहीं तो कल को 5 भी हो जाए, लगभग 6 है। वर्ल्ड बैंक की जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आगे जाके अगर स्लो डाउन हो गया तो 5 भी पहुंच गए। ठीक है, हमें अपनी ग्रोथ पे फोकस करना, क्योंकि जो भी रोजगार जो आप कह रहे हैं, जो भी वेल्थ क्रिएशन आप कह रहे हैं, जीडीपी जो कह रहे हैं, जो कि वेलफेयर स्कीम्स आगे जो आ रही हैं, उनके बाद में जो आप कह रहे हैं, वो सब ग्रोथ से ही आएगा। ठीक है, ग्रोथ पे फोकस तो अति जरूरी है। एज अ रिजल्ट फिस्कल डेफिसिट को अगर हम 1-2 साल भूल जाएं, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात, जो एक्सपेंडिचर जो होता है सरकार कहाँ कर रही है, वो वेल्थ क्रिएशन वाला एक्सपेंडिचर है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया आपने, सड़कें, रेलवेज की बात करी आपने, पोर्ट्स की, नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालें, या पैसा खाने को भेजें। बेसिक खाना पीना हर सिटीजन को अब मिल रहा है, और उन्होंने 1 साल और बढ़ा दिया। मेरे विचार में शायद अगले 10 साल तक चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हमारे एग्रीकल्चरल एफसीआई में सड़ने से बेहतर है लोगों को मिले, भरे पड़े हैं और उनको मिले, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तो फिर बाकी कहाँ जाएगा, वो हमें ग्रोथ पे देंगे। ऐसी चीजें करनी चाहिए जो कि हमारी ग्रोथ को बढ़ाए, कैटलाइज करे हमारी ग्रोथ को।
सर लेकिन एक राजनीतिक आखिरी सवाल वो ये कि क्या आपने 69 रिफॉर्म्स तो इसमें लिख दिए, 2023 में क्या आपको किसी और बड़े सुधार की गुंजाइश नज़र आती है, या जिस तरीके की राजनीति अब है आने वाले वक्त में कोई और रिफॉर्म आपको लगता है कि हाँ ये और हो सकता है, या बहुत मुश्किल है? ये किताब मैंने सबमिट करी थी जून जुलाई 2021। ये किताब रिलीज हुई थी सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक, अभी निर्मला जी ने रिलीज करी इसको। इन 6 महीनों के अंदर 10 और रिफॉर्म्स आ गए ऑलरेडी आ चुके हैं वो। तो आप कह रहे हैं ऑनगोइंग प्रोसेस, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी जी का जो कन्विक्शन है रिफॉर्म्स, मैं उनसे मिला था इस किताब के उपलक्ष्य में, उनका जो कन्विक्शन है कि हमें रिफॉर्म करना है और उससे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, उनका जो फोकस है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट बनना इकोनॉमी, ये सब जारी रहेगा, रिफॉर्म्स चलते रहेंगे। हाँ, उनको एक सेटबैक मिला है जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर उनको रिवील करना पड़ा, बहुत गलत बात थी ये। इतना अच्छा रिफॉर्म था ये, 1991 मोमेंट था एग्रीकल्चर के लिए, पॉलिटिक्स ने हरा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी रिफॉर्म्स चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये तो आप कह रहे हैं रिफॉर्म्स लगातार आगे भी होते रहेंगे, हो रहे हैं और होते रहेंगे। 2023 का जो ये एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म का आपको बताता हूं। जी बताइए। 2023 का जो रिफॉर्म है, 2023 का जो बजट है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी बड़ा बजट है। क्या आपको लगता है वाकई रिफॉर्म की कोई उम्मीद की जाए इस बजट में? ग्रोथ की उम्मीद की जाए, या वेलफेयर स्कीम? मैं थोड़ा सा बदल के बजट के अंदर नहीं हो सकता। बजट के अंदर आप ना अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, अपनी इंटेंशन बता सकते, बिल्कुल, लेकिन रिफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि बजट एक अलग। ठीक है, लेकिन बजट सेशन के अंदर एक बिल है अभी, अच्छा, जो कि कह रहा है कि हम डीक्रिमिनलाइज करेंगे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को। ठीक है, उसमें से इतने हम डीक्रिमिनलाइज करेंगे, करीब 112 114 कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करेंगे। ये इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर हमने अपने इनपुट्स दे दिए हैं ऑलरेडी। ये बिल चाहे बजट सेशन में ना आके शायद मॉनसून सेशन में आ जाए, मैं नहीं जानता, मगर इसके ऊपर चर्चा होना शुरू हो गई है। सारी जितने भी थिंक टैंक्स हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट आपको बताऊं, इस वक्त भारत में वो कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, लीगल, इस वक्त आप जानते हैं कितने इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस हैं हमारे जो बिजनेसेस को जो फेस करते हैं एट एन एग्रीगेट 26,134 26,134 इतने इंप्रिजनमेंट क्लॉजेस हैं। 69,233 टोटल कंप्लायंसेस हैं। इसकी सफाई करना आसान नहीं है, मगर करनी पड़ेगी, और ये नरेंद्र मोदी जी करना शुरू कर दें। इस बिल के साथ इन्होंने शुरुआत करी है, आप देखते जाइए। मेरे होप्स हैं कि ये होता भी रहेगा। ठीक है, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैं दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, हम बात कर रहे थे इस किताब के संदर्भ में जो रिलीज हो चुकी है, रिफॉर्म नेशन, जिसके लेखक ऑथर गौतम सर से हम बात कर रहे थे। 750 रुपए की, लगभग 799 रुपए की किताब है, जिसको कोई भी व्यक्ति मार्केट से खरीद सकता है, ऑनलाइन भी मिल रही है, अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और किस किस को ये किताब पढ़नी चाहिए सर, बहुत संक्षेप में? स्टूडेंट्स, टीचर्स, सिविल सर्विसेज के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो उनका इकोनॉमिक वाला पोर्शन है तो आपको सारी यहाँ से मिल जानी चाहिए। और कोई भी एक आम सिटीजन जो कि जानना चाहता है हमारे साथ क्या बुरा हुआ, क्या इस वक्त अच्छा हो रहा है और हमें किस दिशा में आगे जाना है, उसके लिए ये किताब है। ठीक है, नेताओं को भी पढ़नी चाहिए मेरे? अवश्य, नेताओं को तो उनको तो फ्री में बांटनी चाहिए। चलिए, ऐसा आप कोई जरूर विचार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।